तो आज हम लोग देखते हैं वेक्टर और 3D का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रिपीट मोड में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे देखोगे तो वेक्टर 3D वो सारे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से, क्योंकि वेक्टर 3D के क्वेश्चन जो होगा हर बार 3 to 4 क्वेश्चन रहता है, हर एक पेपर में रहता है क्वेश्चन। इसका मतलब ये चैप्टर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको हमेशा 3 to 4 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको श्योर है। और 3 to 4 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 12 to 16 मार्क्स जो है आपका वो एकदम वेक्टर 3D से आता है। इसका मतलब आप इस चैप्टर को जरूर अच्छे से करके जाओ, क्योंकि ये जो है आपसे बन भी जाएगा। इससे क्वेश्चन बहुत आसान होता है। मतलब अगर आप देखोगे, अगर आपको बेसिक बात पता है तो इसके क्वेश्चंस को बनाना बहुत आसान काम है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको बेसिक बेसिक बात पता होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो इससे क्वेश्चन मतलब आपको 100% बन ही जाएगा, नहीं बनने कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर इस चैप्टर को छोड़ना नहीं। इसके जो वेक्टर 3D के हर साल जो है 3 to 4 क्वेश्चन आता है और 12 to 16 मार्क्स मतलब मायने रखता है। तो इसीलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपको जो मेन टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, उसको हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें डॉट प्रोडक्ट का, तो डॉट प्रोडक्ट और इसी में प्रोजेक्शंस, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट के देखिए वेक्टर में जो है डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट आप ध्यान रखो। बेसिक कंसेप्ट क्या ध्यान रखते हो कि जैसे ए डॉट बी का वैल्यू ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये आप सीधे सीधे ध्यान रखते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ये बहुत बेसिक बात है, ये आप सब लोग पढ़े होंगे। यानी इसको आप चाहो तो ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हो और यहाँ से एंगल निकाल सकते हो। कॉस थीटा वगैरह का एंगल वगैरह निकालने के लिए बोलेगा तो आप एंगल आराम से निकाल लेना। तो कॉस थीटा का वैल्यू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी होता है। तो ये बात आप जानते ही हो। अब डॉट प्रोडक्ट आपको निकाल लेना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान काम है। तो आपको डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या ध्यान रखना है कि जैसे आई डॉट आई का वैल्यू 1, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ठीक है, वैल्यू 1 होता है। ये बहुत बेसिक बेसिक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे आई डॉट जे का वैल्यू क्या होता है, 0, है ना। जे डॉट के रहेगा तो क्या होगा, 0। तो अगर डिसिमिलर रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सेम रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान काम है। किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इजिली आप निकाल सकते हो। अब इसमें आ जाता है कि अगर मान लो कुछ कुछ कंसेप्ट जो बेसिक आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है कि जैसे पहली बात तो ध्यान रखना है कि आप ए डॉट बी, है ना, और बी डॉट ए दोनों सेम चीज है। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम है। पहली बात ये ध्यान रखना आपको। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे ए डॉट ए को यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब ये बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखना, इसीलिए क्योंकि देखो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपको। जैसे कई बार एक मान लो पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी है, तो बताओ कि एंगल क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर स्क्वायरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग अगर यहाँ पर ऐसे समझो ए प्लस बी, है ना, और डॉट ए प्लस बी लिखते हैं। स्क्वायरिंग का मतलब यहाँ पर अगर जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, ठीक है, या ए डॉट ए लिख सकते हो। फिर क्या आप लिख सकते हो, ए डॉट बी लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली लिखना, क्योंकि ए डॉट ए स्क्वायर ही होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जब 2a भी लिखोगे तो 2a डॉट बी लिखना, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद ए स्क्वायर ए माइनस बी है तो इसको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2a डॉट बी, है ना, डॉट प्रोडक्ट होगा ये। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल होकर के ये क्या आ जाएगा, 4a डॉट बी, और यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी 0 कब होता है, ये बात भी ध्यान रखना आपको। तो ए डॉट बी 0 कब होता है, जब यहाँ पर दोनों वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी तो इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये बेसिक बात आपको ध्यान रखना है। डॉट प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, मतलब इजीली बन जाएगा आपको। तो एंगल डॉट प्रोडक्ट यहाँ पूछ दिया गया, इसका एंगल कितना हो, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है डॉट प्रोडक्ट में, वो ये है कि जैसे प्रोजेक्शंस के ऊपर जो है ना क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्शंस को जो है ना अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है आपको। प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपको सही रहेगा। अब प्रोजेक्शंस में देखो किस किस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रोजेक्शंस के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। प्रोजेक्शन में आपको जैसे यहाँ पर पूछ दिया जाएगा कि प्रोजेक्शंस जो होते हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी से प्रोजेक्शंस करो। अब ये बात आप पढ़े होंगे, बहुत सिंपल है। इन वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन करना, जैसे मान लो वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, तो इसका प्रोजेक्शंस करना है वेक्टर बी के ऊपर, ठीक है। तो जब प्रोजेक्शंस करेंगे इसमें करते क्या है कि वेक्टर ए को बी के डायरेक्शन में लेके आना है। इसका मतलब इसको हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप, ठीक है। ये आप डिटेल में सारी चीज जानते होगे, बस फॉर्मूला आप ध्यान रखो कम से कम। इसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसको हम लोग स्केलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ये जो है प्रोजेक्शन वेक्टर ए वन बी बोलो, या फिर इसको बोल सकते हो स्केलर प्रोजेक्शंस, स्केलर प्रोजेक्शन है।
स्केलर प्रोजेक्शन से, और स्केलर प्रोजेक्शंस वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी के वैल्यू क्या हो गया आपका ए डॉट बी कैप, या फिर बोल सकते हो ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी के वेक्टर बी के बराबर हो गया। ये कंसेप्ट बहुत आसान है जो आप आसानी से ध्यान रख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर। ठीक है, तो आपको इसलिए ये ध्यान रहेगा। अब इसी का क्या हो जाता है, इसी का पूछेगा आपको वेक्टर प्रोजेक्शंस। ठीक है, यानी आपसे पूछेगा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी बोल देगा आपको, वेक्टर पोजीशन में ऐसे लिख देगा वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी पूछेगा, इसका प्रोजेक्शंस का वैल्यू क्या हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर, है ना, बाई, या इसको स्मॉल फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे क्या करना ए डॉट बी कैप, है ना, इनटू बी कैप, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो इक्वल होगा ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू बी कैप, बी वेक्टर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर प्रोजेक्शंस, यानी वेक्टर पोजीशन ए अलोंग वेक्टर बी। अब अलोंग लिखने का मतलब ये है कि एक और पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा वेक्टर प्रोजेक्शंस ऑफ, वेक्टर प्रोजेक्शन जो है आपको ऐसा ही पूछ सकता है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर ये वाला पूछा गया आपको तो क्या करोगे समझो, वेक्टर ए अलोंग परपेंडिकुलर टू पूछा गया तो ये होगा वेक्टर ए माइनस ऑफ, ये वाला वैल्यू को माइनस कर देना, तो ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, इनटू बी वेक्टर। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन होता है, एक हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर इन वेक्टर बी, तो ए डॉट बी यानी अलोंग, मतलब सिंपल स्केलर प्रोजेक्शन कहलाता है ये। अगर कई बार लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन पूछेगा तो इसी का मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड आएगा भी, तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ पूछेगा तो नेगेटिव अगर आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देना। अब यहाँ पर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर पूछा गया तो क्या करोगे ए डॉट बी, जो आप स्केलर प्रोजेक्शन निकाले थे उसी में एक बी यूनिट वेक्टर ऐड करना है, ए अलोंग वेक्टर बी है तो उसको ध्यान रखना। अब ये आपका आ गया वेक्टर प्रोजेक्शन। अब ये अलोंग में आ गया, अगर आपको परपेंडिकुलर पूछा गया तो वेक्टर पोजीशन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस ऑफ ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर इनटू बी वेक्टर करना है। तो मतलब इस तरह से चीजों को ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो बहुत आसान होता है ये सब, आप इजीली ध्यान रख सकते हो। देखो इसमें क्या है कि आपको सारी कंसेप्ट को जो है ना ठीक से पकड़ के रखना है, बाकी ये क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। इसे क्वेश्चन बहुत आसान होता है, वेक्टर के वगैरह का क्वेश्चन जो होता है बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। इसके बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो बेसिक बात है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पर 2-3 बात को ध्यान रखना है बस। क्रॉस प्रोडक्ट में पहली बात ध्यान रखना है कि देखिए जब हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल, जैसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है आपका, और ये यहाँ पर एंगल थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे ए क्रॉस बी निकालोगे आप, है ना, ए क्रॉस बी निकालोगे, तो देखो वेक्टर ए क्रॉस बी अगर निकालोगे तो यहाँ पर देखो ए को बी की तरफ ले जाओगे, थंब की तरफ बाहर की तरफ है, इसका मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, इस दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। इसका मतलब अगर हम बोर्ड पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी, है ना, इनटू एन कैप। अगर इसी का जब बी क्रॉस ए निकालोगे आप तो बी क्रॉस ए क्या होगा इनवर्ड, यानी ये हो जाएगा बी क्रॉस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस एन कैप। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला आपको कि ए क्रॉस बी जो है वो अब बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, यानी बी क्रॉस ए के अगर आपको लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज आपको पूछ दिया जाता है। देखिए जेई में जो है ना, आपको हमेशा ध्यान रखिए कि मतलब ये सब जो चीज है ना एकदम कंसेप्चुअली बहुत आपको करेक्ट रहना पड़ेगा। अब इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए आपको, जैसे आपको ये बात तो ध्यान रखना ही चाहिए आई जे के वाला कंसेप्ट, तो आई जे के लिए ध्यान रखना है आई जे के आई जे, ये शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखना आपको। जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें क्या आगे हम बता देंगे आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होगा, या ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना आपको। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग कि अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए अगर आपको 2 क्रॉस 2 का दे रखा है, मतलब आई जे मतलब प्लेन के लिए दे रखा हो या स्पेस के लिए दे रखा हो, उस पर डिपेंड करता है। मतलब वेक्टर में आपको सिर्फ आई जे है तो आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको तीनों कंपोनेंट है तो आप क्या करना, डिटर्मिनेंट लगा लेना। तो जैसे यहाँ पर देखो वेक्टर ए आपको दे रखा है और वेक्टर बी दे रखा है। मान लो वेक्टर ए दिया आपको a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, तो आप यहाँ पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर बी है आपको मान लो a2 i कैप प्लस अब b2 j कैप प्लस अब c2 k कैप। अगर आपको ऐसे दिया है और बोला क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको इजीली आ जाएगा, डिटर्मिनेंट लगा लोगे। ठीक है, अगर 3 का दे रखा है तो i j के, और यहाँ पर आप a1 b1 c1, ठीक है, ये आप पढ़े होगे, बहुत आसान सा चीज है, इजिली आप ये चीजें जानते होगे। तो ए क्रॉस बी निकल जाएगा आपका। अब इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल के आप जो भी आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा निकाल सकते हो।
लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर मान लो सिर्फ आईजे के फॉर्म में दे रखा है ना, के है ही नहीं उसमें, दोनों में बोला क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो आपको डायरेक्टली भी निकालना आना चाहिए। इसके कई सारे मेथड होते हैं, चाहे आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे आईजे के आईजे, ठीक है। तो इधर जाओगे तो क्या होगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा, इधर आओगे तो क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है। तो आप जो है यानी आई क्रॉस जे होगा, जैसे आई क्रॉस जे पूछा आपसे तो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगा, के होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है। जैसे जे क्रॉस के पूछेगा आपको तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर आई क्रॉस के पूछा आपको कि आई क्रॉस के क्या होगा, तो आई क्रॉस के जो है वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस जे हो जाएगा। आई क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा, माइनस जे, ठीक है, क्योंकि आपको इधर से आना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो आपको बेसिक बात जो है ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इस बेसिक आपके करेक्ट रहेगा तभी चीजें आपको आसान होगा। अब इसमें आ जाता है कि जैसे अगर ए क्रॉस बी का वैल्यू देखें हम लोग, तो देखिए ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी जो है आपको ए बी साइन थीटा होता है। तो ए बी में यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना आपको, पहली बात कि अगर ए क्रॉस बी जीरो हुआ तो ए क्रॉस बी जीरो जो होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये तभी होगा जब वेक्टर ए इज पैरेलल या एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। पैरेलल होगा तब भी होगा, एंटी पैरेलल होगा तब भी होगा ही, तो ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रख सकते हो, क्रॉस बी जीरो कब होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट जीरो का होता है, परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब दोनों वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। तो आप ये सिंपली ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा इसमें ये भी ध्यान रखना कि ए क्रॉस ए अगर पूछा तो वैल्यू जीरो होगा। ए डॉट ए जो है जीरो नहीं होता है, ए डॉट ए स्क्वायर हो जाता है, लेकिन इसमें ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम फैक्टर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। जैसे आई क्रॉस आई जीरो हो जाता है इसमें, ठीक है। जैसे आपको पूछा आई क्रॉस आई तो वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बहुत बेसिक बात है, ये ध्यान रखना है। अब एक बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि कभी कभी बोलेगा कि आपको जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी दे दिया जाएगा, बोलेगा कि फाइंड द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, ठीक है। तो आपको इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेक्टर ए मान लो दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है आपको एक प्लेन के ऊपर दे दिया, बोला गया कि एक वेक्टर निकालो जो इस दोनों से परपेंडिकुलर हो, तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना। यानी वो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है तुमको, सीधी सीधी बात ये है। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है ये, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा उसका आउटपुट जो होता है अपने प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे आप पढ़े होगे यहाँ पर कि देखो यहाँ पर क्या होता है, ये आई है, ये जे है और ये के है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे, इसका वैल्यू क्या आता है, के, ठीक है। तो ये दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, के, इसलिए के वैल्यू होगा। जैसे जे क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आई मिलेगा। के क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जे मिलेगा। इसका मतलब इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमेशा अपने प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी आपसे पूछे कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर पता करो, तो आप क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट को बेसिक जो है आप इजिली कवर कर सकते हो, और चीजों को ध्यान रखना। इसमें एक और बात ध्यान रखना कि सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, सीक्वेंस आपको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपको बोला गया, मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो ऐसा लिखा हुआ है, ए क्रॉस, आपको ऐसा लिखा हुआ है ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखो, अगर आप लिखोगे तो ए क्रॉस ए लिखोगे तो इसमें तो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब यहाँ पर आपको ए क्रॉस बी ही लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने बी क्रॉस ए लिख दिया गलती से तो आपका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अगर बी क्रॉस ए लिखोगे तो माइनस लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको सीक्वेंस बहुत मैटर, डॉट प्रोडक्ट में सीक्वेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी लिखो बी डॉट ए लिखो बात बराबर है। लेकिन आपको क्रॉस प्रोडक्ट में ये बात ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए सेम नहीं होता, इसीलिए ए क्रॉस ए तो मान लो जीरो हो जाएगा, लेकिन ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या होगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकलेगा। अगर बी क्रॉस ए लिखोगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखने की जरूरत है, यानी इसको बेसिक बेसिक फैक्ट को पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए होगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको इजिली सारी चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, जैसे इससे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो। देखिए डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो का जो क्वेश्चन होता है, इसके ऊपर जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन रेशियो को जो कंसेप्ट है बहुत आसान है। पहली बात ये ध्यान रखो कि डायरेक्शन कोसाइन रेशियो जो है ना एकदम सिंपल है, हालांकि इसका बहुत डिटेल है, ड्राइव वगैरह करना पड़ता है, लेकिन आपको डायरेक्टली बताते हैं कि आपको बेसिक फैक्ट क्या ध्यान रखना चाहिए। कि जैसे देखो ये क्या होता है, 3D में जनरली यूज करते हैं कि अगर कोई वेक्टर है ना, कोई प्रोजेक्शन, कोई जो है आपका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर यहाँ पर मान लो ये वेक्टर r, और यहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट दे रखा है, लेट अस अज्यूम x1 y1 z1 है, ठीक है। अब ये जो है ना, अगर ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, अगर x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस इसके साथ जो एंगल फॉर्म करेगा उसी कोसाइन वैल्यू को ही हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, सिंपल है ना। ये याद रखो कि यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस
जो एंगल फॉर्म करेगा प्रोजेक्शन यानी यहाँ पोजीशन फैक्टर के साथ, उसके कोसाइन वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसका मतलब ये अल्फा है मान लो, ये बीटा होता है और ये गामा होता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो कॉस अल्फा को एल से लिखा जाता है, कॉस बीटा को एम से लिख सकते हो, कॉस गामा को एन से लिखते हैं। अब इसको ड्राइव किया जाता है, ड्राइव करके इसका वैल्यू निकाला जाता है, जो हम क्लास में करवाए हैं आपको ड्राइव। तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्शन करना होता है, वेक्टर आर का ऑन एक्स एक्सिस, वेक्टर आर का ऑन वाई एक्सिस और वेक्टर आर का जेड एक्सिस प्रोजेक्शन करोगे तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होता है, ये बात ध्यान रखना है। यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के वैल्यू 1 होता है, ये प्रोजेक्शंस के वैल्यू आपको ध्यान रखना है। अब इसी में बोलेगा कि तीनों का एंगल सेम है, तो बताओ अल्फा कितना होगा, तो अल्फा बीटा गामा तीनों सेम कर देना तो एंगल निकल जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है ना मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो जो है बहुत बेसिक फैक्ट है, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो फैक्ट है आपका, जो आपको यहाँ पर कवर करना है, वो है आपका यहाँ पर इक्वेशंस। तो देखिए जैसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं आपको 3D में, तो इसमें क्या होता है कि आपको वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ध्यान रखना है, ठीक है। तो इक्वेशंस में देखो, इक्वेशंस में क्या होता है कि आपको यहाँ पर इक्वेशंस के लिए जो मेनली फैक्ट है वो ये है कि जैसे आपको कोई लाइन है ना, यहाँ पर लाइन है पासिंग थ्रू अ पॉइंट, लेट अस अज्यूम x1 y1 z1, ठीक है, ये पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दो इक्वेशन मेनली ध्यान रखना, एक ये ध्यान रखना कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और एक याद रखना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर आप ये दोनों याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और ये बहुत आसान है। तो इसको हम लोग वेक्टर ए लिख लेते हैं और ये क्या होता है हमारा वेक्टर बी। तो वेक्टर बी जो होता है ये डायरेक्शन मतलब रेशियो के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ठीक है। आपको यहाँ पर एक बात बता देते हैं आपको कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में जो हम बात कर रहे थे, तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज जो होता है, अगर कोई पोजीशन फैक्टर आपको दिया है, तो पोजीशन फैक्टर जो दिया है, पोजीशन फैक्टर यहाँ पर पहले आपको यही चीज समझा देते हैं आपको कि डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज में अगर आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया वेक्टर का, तो बहुत आसान है, ये आपको बहुत जगह काम दे देगा। तो क्या करना आपको कि जैसे देखिए डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है कि अभी पोजीशन फैक्टर दे दिया आपको, पोजीशन फैक्टर दे दिया मान लो 2i प्लस 3j, ठीक है, प्लस ऑफ 5k, और आपसे बोला गया कि इसका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या होगा। तो देखो डायरेक्शन रेशियो सीधे सीधे यही हो जाएगा जो आपका यहाँ पर 2 3 5 है, इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा 2, 3, 5। डायरेक्शन रेशियो को लिखते हैं हम लोग ABC से, A, B, C, यानी A की वैल्यू 2 हो गया, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5। अब अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना, यानी वेक्टर r बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकाल लेना। यूनिट वेक्टर निकाल लोगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब इसका अगर यूनिट मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 25, और ये हो गया आपका 9 प्लस 4 13, यानी आपका आ जाएगा ये 38, ठीक है। तो 38 आ गया, इसका मतलब 2i प्लस ऑफ 3j प्लस ऑफ 5k, और यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट अंडर 38। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, अगर डायरेक्शन कोसाइन लिखोगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 2 बाई रूट 38, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 बाई रूट 38, और ये हो जाएगा आपका 5 बाई रूट 38। तो ये डायरेक्शन क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। डायरेक्शन क्वेश्चन बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ये बहुत बेसिक बात है जो आप इजीली कर सकते हो। इसके लिए फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली डायरेक्शन क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो इस तरह से। प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग दोनों को कंसीडर करके चलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करोगे, यूनिट वेक्टर यूज करना। डायरेक्शन रेशियो के लिए सीधा पोजीशन फैक्टर जो दे रखा है वही उसका डायरेक्शन रेशियो देगा, और डायरेक्शन कोसाइन कब मिलेगा आपको, जब आप यूनिट फैक्टर को कन्वर्ट कर लोगे, मतलब पोजीशन फैक्टर यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट कर लोगे तो डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। ये बहुत बेसिक बात है जो आप ध्यान रखना। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का जो है यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, और इसको अच्छे से कवर कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशंस में देखोगे तो देखो इक्वेशंस में क्या होता है, 3D में आपको दो तरह के इक्वेशंस ध्यान रखना है। एक है आपका जो वेक्टर फॉर्म में होता है, कार्टेशियन फॉर्म में होता है। तो वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में दोनों के लिए दो इक्वेशंस, एक है कि लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और एक है आपका कि लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो देखो अगर लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स एंड गिवन, यानी यहाँ पर दे दिया आपको मान लो x1 y1 z1 पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स और पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ये वेक्टर बी है। तो यहाँ पर देखो x1 y1 z1 जो है ये वेक्टर ए हो जाएगा, और ये वेक्टर बी जो होता है डायरेक्शन रेशियो फॉर्म में होता है, मतलब a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये वेक्टर बी होता है।
अब आपको इसमें इक्वेशन लिखना होगा, तो इक्वेशन आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको यहाँ पर ध्यान रखना, वेक्टर ए जो है ना पॉइंट वाला है, वेक्टर बी जो है ये डायरेक्शन रेशियो वाला है। अब यहाँ पर अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखोगे तो कार्टेशियन फॉर्म आप सिंपली लिख सकते हो। कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो कार्टेशियन फॉर्म जो है इसका अगर लिखोगे तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको सिंपली ध्यान रखना है कि इसको x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी, वाई माइनस वाई वन बाई बी, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका z माइनस जेड वन बाई सी, जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल्स टू लैम्डा। ये बहुत सिंपल सी बात है जो आप इजीली ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रॉपर हम आपको क्लास में करके दिखाएं कि कैसे क्या होता है, इसको ड्राइव भी किए हुए हैं, ड्राइव करके बताएं आपको कि ये क्वेश्चन आता कैसे, ये क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये सारी चीज है। लेकिन अभी आपको जेई देना है तो आपको ये फॉर्मूला वगैरह ध्यान रखना जरूरी है कि आपको ये कंसेप्ट ध्यान नहीं रहेगा तो आपको 3D क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एबीसी जो है डायरेक्शन रेशियो होता है जो वेक्टर बी से आता है, और एक्स माइनस जेड वन वेक्टर ए से आता है। तो आपको कन्वर्जन इजिली याद रहना चाहिए कि मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होगा। इसी में अगर 2 पॉइंट फॉर्म दे देगा तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये सिंपली आप ध्यान रख सकते हो। तो एक एक ये भी याद रहेगा तब भी आपका काम चल जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म में भी आपके क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बस इतना ही फर्क रहेगा कि वेक्टर बी वहां पर नहीं दिखेगा आपको, बाकी सारा चीज दिखेगा ही दिखेगा उसमें। मतलब ऑब्वियसली 2 पॉइंट है तो आपको अलग से वेक्टर लाइन की जरूरत नहीं है, आप उसी से निकाल सकते हो इक्वेशंस। तो ये आपको इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। अब इससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्या क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए आपको यहाँ पर इस लाइन के ऊपर क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जैसे अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आपको दिया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस ऑफ लैम्डा वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, जो भी आपको बताएं वेक्टर फॉर्म। और ये आपका एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल्स टू y minus y1 by b equals to z minus z1 by c equals to lambda। अब इसका जो है ना ये है कार्टेशियन फॉर्म। तो आप इसके ऊपर क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है समझिए। कार्टेशियन फॉर्म, पहली बात आपको क्या करना है, पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है इस लाइन के बारे में कन्वर्जन, ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, ठीक है। इसी में कई बच्चे गलती कर देते हैं, है ना, उसको पॉइंट निकालने में दिक्कत आ जाता है। तो आपको क्या करना है, ये सब अच्छे से ध्यान रखना है। कन्वर्जन मतलब कि x1 y1 z1 क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको कन्वर्जन तब तक नहीं कर सकते, यहाँ पर ध्यान रखना एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और 1 होना चाहिए। जब तक ऐसा ना हो तब तक आप डायरेक्शन रेशियो नहीं लिख सकते, ना तो पॉइंट सही से बता सकते। इसीलिए पहले क्या करोगे, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और यूनिट करना है यानी 1 लाना है, उसके बाद जाकर के आप डायरेक्शन रेशियो या फिर आप पॉइंट्स को निकाल सकते हो। ये बात ध्यान रखना है। कन्वर्जन आपको कन्वर्जन में भी जो है ना मतलब घुमा सकता है क्वेश्चंस को, तो ये ध्यान रखना है। कन्वर्जन मतलब हो गया कि वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर, ये दोनों ध्यान रखना है। फिर दूसरा कंसेप्ट क्या ध्यान रखना आपको कि पैरेलल लाइन कब होगा, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि पैरेलल लाइन से रिलेटेड कंसेप्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो हम आगे बताएंगे आपको। पैरेलल लाइन के बारे में ध्यान रखना, पैरेलल लाइन कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब उसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, यानी ये जो वेक्टर बी है ये वेक्टर बी क्या होगा, सेम होगा। पॉइंट तो सेम हो नहीं सकता है ना, तो लाइन अलग है तो पॉइंट अलग ही होगा, लेकिन पैरेलल टू, अगर दो वेक्टर पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ कि लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पैरेलल टू गिवन वेक्टर, इसका मतलब ये वेक्टर खुद किसी और के पैरेलल है, इसका मतलब वेक्टर बी सेम होना चाहिए। तो अगर आपको ये वेक्टर बी सेम दिखे दो लाइन का, समझ जाना दोनों लाइन क्या है ना पैरेलल है, तो पैरेलल के कंसेप्ट आप ध्यान रखना। फिर तीसरी बात ध्यान रखना आपको कि अगर यहाँ पर ये पैरेलल के कंसेप्ट ध्यान रख लोगे तो इसके बीच में है दूसरी बात, तीसरी बात ध्यान रखना, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं हम लोग। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू यूज करते हैं हम लोग। तो उसमें आप डायरेक्शन रेशियो से भी जा सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन से भी जा सकते हो, लेकिन डायरेक्शन रेशियो अगर निकालोगे तो कॉस थीटा में कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, x1 y1 z1 को यूज कर लेते हैं, वो नहीं करना आपको। एंगल निकालने में डायरेक्शन रेशियो को यूज करना पड़ता है, मतलब वेक्टर बी वाले को। तो आपको यहाँ पर अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो ये जो दो लाइन दे रखा हुआ है तो a1 b1 c1 को लेना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 करना है और 9 निकालना है। यानी एंगल निकालने के लिए आपको ये वाला यूज करना है, cos थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर दो वेक्टर दे रखा b1 b2 तो यहाँ पर क्या करोगे, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय 9 डॉट b1 b2 कर लेना। यानी इसको सॉल्व करोगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इस फॉर्म में आ जाएगा। बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस ऑब्वियसली a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर हो जाएगा और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर हो जाएगा। तो एंगल आप निकालने में थोड़ा ध्यान रखना, ये पॉइंट्स मत यूज करना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि एंगल कैसे निकाला जाता है। एंगल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो एंगल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल के ऊपर क्वेश्चंस जो है आपको पूछ दिया, कोई अननोन डाल दिया जाएगा, बोला जाएगा कि अगर ये वेक्टर जो है आपका परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, फिर बोलेगा पैरेलल है तो क्या होगा।
तो पैरेलल में परपेंडिकुलर में क्या होता है कि उसका प्रोडक्ट का सम 0 होता है, पर पैरेलल में क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। तो ये बात ध्यान रखना, पैरेलल के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को इक्वल करते हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो रेशियो आप इक्वल करोगे। परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, यहाँ पर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 वैल्यू 0 करोगे। ठीक है, प्लस c1c2 इसका वैल्यू 0 करोगे। ये परपेंडिकुलर के लिए होगा और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो ये तीनों कंसेप्ट ध्यान रख लोगे तो ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया, जो लाइन के ऊपर ये उसके लाइन से खुद ही लाइन से ये इक्वेशंस बनता है। उसके अलावा इक्वेशन आपको ऑब्वियसली लिखना चाहिए, जैसे आपको बोल देगा अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, है ना, पॉइंट 2 3 5 एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो आपको ये लाइन का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। तो बहुत बेसिक फैक्ट है जो आप आसानी से मतलब जानते ही होगे, उसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये सारी बात जो पहले कवर करके रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग जो यहाँ से इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस 3D में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है और रिपीट मोड में पूछा जाता है, वो आपका डिस्टेंस फार्मूला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेजेस। इसको जो है ना अच्छे से 2025 में पूछा गया, 24 20 हर साल पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन इस दोनों, देखो ये जो आपका है ना, इस दोनों टॉपिक से आपको दो क्वेश्चन श्योर है, डिस्टेंस फार्मूला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेजेस। ये दो टॉपिक से आपको दो क्वेश्चन तो एकदम श्योर ही रहो कि 100% चांसेस है कि इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे आपको। तो ये दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर करना आपको, ताकि इसके क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन है आपका, ये जो है आपको क्या करना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेजेस, डिस्टेंस फॉर्मूला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेजेस के ऊपर जो है ना हमेशा क्वेश्चन आता है। इसका मतलब इस बार भी क्वेश्चन आएगा और आपको क्या करना है, बनाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है आपको पहले समझ लो कि अगर आपको दो वेक्टर दे रखा है, मान लो कि वेक्टर r1 दे रखा है a1 प्लस ऑफ लैम्डा b1, ठीक है, और एक दे रखा आपको r2 इक्वल्स टू r2 वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस ऑफ लैम्डा वेक्टर b2। तो अगर आपको ऐसा वेक्टर दे रखा है तो इसमें अगर आपको यहाँ पर निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो डिफरेंट लाइन का, दैट इज स्क्यू लाइंस। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन यही लाइन अगर पैरेलल है तब क्या होगा, पैरेलल लाइन के लिए तो पहली बात ये समझ लो पैरेलल लाइन कैसा होता है। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर r1 वेक्टर आपको दे रखा है सपोज a1 प्लस ऑफ लैम्डा वेक्टर b, a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b, और r2 वेक्टर आपको दे रखा है a2 प्लस ऑफ म्यू वेक्टर b। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो है ना वेक्टर भी सेम है, इसका मतलब इसका ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर यानी क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना हर साल क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है और आपको इस साल भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आप ये बेसिक फॉर्मूला है जो आप इजिली ध्यान रख सकते हो, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको हम कई बार बता चुके हैं कि ये दोनों जो है ना टॉपिक, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेजेस के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। इस बार भी आपको आएगा, एकदम श्योर रहो, 200% श्योर रहो कि आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। ये दो टॉपिक आप कवर करके जाना, शॉर्टेज डिस्टेंस का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेजेस का। इस बार भी आपको दो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आप हर साल देखो 2025, 24, 23 हर साल क्वेश्चन पूछा है, मतलब इस बार भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको ये दोनों टॉपिक बहुत आसान है, आप इजिली कवर कर सकते हो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेजेस तो आपस में कनेक्टेड ही है, तो आपको यहाँ पर इजिली कवर हो जाएगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का आप ये फॉर्मूला ध्यान रखो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका है फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेजेस। इसके ऊपर जो क्वेश्चन होता है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेजेस के क्वेश्चन जो होते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेजेस, ये दोनों जो टॉपिक है ये दोनों आपस में कनेक्टेड ही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेजेस का। तो देखो इसके ऊपर जो है ना जेई में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है। तो क्या होगा कि आपको जैसे कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, जैसे मान लो एक लाइन दे दिया, यहाँ पे एक लाइन है, इसका ही क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लो x माइनस 2/1 इक्वल्स टू y प्लस 1/3 है ना, z माइनस 4/-1 या -2 दे दिया गया आपको इक्वल्स टू लैम्डा। और यहाँ से बोला गया एक पॉइंट है, एक पॉइंट दे दिया आपको, मान लो 2,1,3। ठीक है, आपसे बोला गया कि इस लाइन, ये पॉइंट का इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ क्या होगा, ये पहला। अब इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ध्यान रखना यही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसी में पूछ दिया जाएगा आपको इमेजेस, इमेजेस के लिए क्या होगा कि देखो यहाँ से यहाँ पे इमेजेस ये हो जाएगा, यहाँ पे इमेज हो जाएगा यानी अल्फा बीटा गामा।
अगर आपको फुट और परपेंडिकुलर निकल गया तो इमेज भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो इमेज है और ये जो पॉइंट आपको गिवन पॉइंट है, इस दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा आपका? फुट और परपेंडिकुलर। मान लो फुट और परपेंडिकुलर का वैल्यू लेट अस अज्यूम x1 y1 z1 है, x1 y1 z1। तो आपको इमेज अगर निकालने आ गया तो फुट और परपेंडिकुलर, आप मतलब फुट और परपेंडिकुलर निकल गया तो इमेज निकल जाएगा। तो क्या करना आपको? यहाँ पर अल्फा प्लस 2/2 बराबर x1 हो जाएगा, है ना। बीटा प्लस 2, बीटा प्लस 1, है ना, बीटा प्लस 1/2 इक्वल टू क्या होगा? y1 हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा निकाल लोगे और आपका वैल्यू निकल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते कैसे समझो। पहली बात कि अगर ये पहले फुट और परपेंडिकुलर निकालते कैसे हैं, तो देखो फुट और परपेंडिकुलर निकालने का सिंपल कंसेप्ट है कि आप इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पहले पता करो। इस लाइन डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 1,3,-2, है ना। ये जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो निकालने टाइम में थोड़ा ध्यान रखना एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका डायरेक्शन रेशियो सीधे सीधे गलत होगा, बाकी आपका सारा कहानी खत्म, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव और 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तब ये डायरेक्शन रेशियो आपका, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। अब ये है कि ये जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर एक रैंडम पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है, इस पॉइंट क्या होगा? तो आप यहाँ से क्या करो? एक्स वाई जेड का पॉइंट निकाल लो। तो आप एक्स, जैसे यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा आपको लैम्डा प्लस 2। वाई का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 3 लैम्डा माइनस 1। और जेड का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका? -2 लैम्डा प्लस 4। ये जो आया यही x1 y1 z1 है। ये आपका एक्चुअली ये जो पॉइंट है यही आपका x1 है जो हम अभी एज्यूम किए हुए हैं y1, और ये क्या होगा? z1। यानी ये पॉइंट आ गया आपका फुट और परपेंडिकुलर। फुट और परपेंडिकुलर पॉइंट यही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये वेरिएबल पॉइंट, ये इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है, इसीलिए इस पॉइंट्स को हम लोग ले लिए। अब ये है कि मतलब आपको लैम्डा यहाँ पर अननोन है, लैम्डा अगर आप निकाल लिए तो फुट और परपेंडिकुलर निकल जाएगा। अब इसके लिए करना क्या है? सीधी बात है, अभी आपको बताया था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। मतलब कि आपको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि ये जो पॉइंट मान लेते हैं, मान लो p है, ये a है, और ये मान लो ये b पॉइंट है। तो ये जो PA लाइन है, इस लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो PA लाइन का डायरेक्शन रेशियो आप निकाल लेना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PA निकाल लोगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PA कैसे निकालोगे? तो एकदम सिंपल है। क्या करोगे? यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो लैम्डा प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? लैम्डा आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 2 आ गया। फिर क्या करोगे? इसको सॉल्व कर लो तो -2 लैम्डा प्लस 4, और ये क्या होगा? -3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -2 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। अभी वैल्यू आ गया, इसका मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी पता आपको। इसका प्रोडक्ट का सम 0 कर दो, तो देखो लैम्डा इंटू 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर कितना आपका? 3 लैम्डा माइनस 2 इंटू, यहाँ का डायरेक्शन रेशियो देखो कितना है? 3। अब प्लस -2 लैम्डा प्लस 1, अब इसका डायरेक्शन रेशियो देखो कितना है यहाँ पर? -2 बराबर क्या कर दो? 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो ये लैम्डा, यहाँ से सॉल्व करके देखो लैम्डा प्लस 9 लैम्डा कितना हो जाएगा? 10 लैम्डा प्लस 2 4 14 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। ये लैम्डा हो गया 9 लैम्डा, दिस वन इज माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा, हाँ, तो ये हो गया आपका 14 लैम्डा। अब यहाँ पर देखो -6 और -2 -8, ये 0। तो लैम्डा वैल्यू यहाँ से देखोगे तो लैम्डा वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/7, ठीक है। 8 by 14 करोगे तो कैंसिल करोगे तो 4/7 हो गया। लैम्डा वैल्यू 4/7 आ गया। अब इस लैम्डा के वैल्यू को क्या करना है आपको? सिंपली ये वैल्यू इसमें पुट कर देना है। इसमें जैसे ही पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा? एक्स वाई जेड, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे ही मिलेगा आप इमेज मिल जाएगा आपको। अब इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना जेईई में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना क्या है? बहुत आसान काम है। मतलब कि अगर आपको बेसिक फैक्ट पता है, अब ये क्वेश्चंस में क्या है, कुछ भी दम वाली बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि ये क्वेश्चंस आप नहीं पढ़े हो। ये क्वेश्चंस इवन देखोगे जेई में जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के ऊपर, वो बोर्ड लेवल क्वेश्चंस भी रहता है। मतलब बोर्ड में भी उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब इस टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए। तो देखिए सीधी सीधी बात ये है कि आपको वेक्टर एंड 3D में जो आपको मतलब यहाँ पर देखोगे तो जेई में जो है वेक्टर 3D के 3-4 क्वेश्चन एकदम श्योर रहो। 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा, 4 क्वेश्चन भी जा सकता है, हर एक शिफ्ट में आएगा। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहो। साथ साथ आप इस वेक्टर 3D में भी आप डिस्टेंस मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेजेस हर बार पूछता है, आपको इस बार ही पूछेगा, एकदम 200% श्योर रहो। तो शॉर्टेज डिस्टेंस के क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेजेस के 2-3 क्वेश्चन बना के जाओ, आपको 200% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसके क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इजिली आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्शंस को ध्यान रखना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजें। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो 2 टॉपिक है इसको भी कवर कर लोगे तो आपको ये लगभग 3-4 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे आपसे बन जाएंगे। तो बहुत आसान चैप्टर है ये, और हर साल ये इससे क्वेश्चन आता है, तो आपको जरूर करके जाना चाहिए। और इसमें आपको 12 to 16 मार्क्स इजिली आ जाएगा। तो आप लोग इसको कवर करो, बाकी ये आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो आप लोग इस तरह से इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लो।